all, this is Palak Nanang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So I know आज सेटअप थोड़ा अलग है but you will have to bear with me क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हमारे चैप्टर के साथ जो कि हम रेस्पिरेशन कर रहे थे। लास्ट में हम लोग ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे ख़त्म किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाकी है जो कि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चलो हेडिंग लगाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग ने जो ऑक्सीजन पढ़ा था उसका ट्रांसपोर्ट दो तरीके से पढ़ा था हमने। सबसे पहला जो तरीका हमने पढ़ा था वो था डिसॉल्व्ड फॉर्म। दूसरा जो तरीका हमने पढ़ा था वो था हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड किया हुआ। तीसरा जो हम लोग ने वे ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग इधर कार्बन डाइऑक्साइड में, वो है विथ और एज बाइकार्बोनेट। ऑक्सीजन में हमने सिर्फ दो ही तरीका पढ़ा था, एक तो डिसॉल्व्ड फॉर्म, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड में हम ये दो तो पढ़ने ही वाले, एक तो डिसॉल्व्ड फॉर्म पढ़ने वाले और दूसरा बाउंड विथ हीमोग्लोबिन पढ़ने वाले। एक एक्स्ट्रा पढ़ रहे दैट इज एज बाइकार्बोनेट। तो हमारे पास टोटल 3 है। जो डिसॉल्व्ड फॉर्म है ना उसका ट्रांसपोर्ट होता है 7%, मतलब 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ और एज डिसॉल्व्ड फॉर्म। बाउंड विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ 20 to 25% जितना बाइंड होता है और बाइकार्ब जो है वो 70%, 71 के आसपास जो भी है उतना हम लोगों का एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। समझ में आया इतना? तो अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में 97% एज हीमोग्लोबिन था, बाउंड विथ हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% डिसॉल्व फॉर्म में था। यहाँ पे 7% डिसॉल्व फॉर्म में। ऐसा क्यों है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड is more soluble than oxygen। और कितनी ज्यादा soluble? 20 to 25 times। So carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble than oxygen। Important। हमने जो ऑक्सीजन पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था? ये आरबीसी है हमारा। जो ऑक्सीजन है वो दो तरीके से जा सकता है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर और एक प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एज डिसॉल्व्ड फॉर्म जा रहा है 3% और आरबीसी के अंदर जा रहा है 97%। इसमें आरबीसी के साथ जो बाउंड है वो सिर्फ 20 to 25% है और डिसॉल्व्ड फॉर्म में 7% है कार्बन डाइऑक्साइड। डिसॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादा क्या मैंने बता दिया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, 20 to 25 टाइम्स मोर। दूसरा आता है बाउंड विथ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हम लोग ने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था तो हमने बनाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कंबाइन करें हीमोग्लोबिन के साथ तो हम लोग बनाते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं है, ये ध्यान रखना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर साइनाइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, साइनाइड नहीं, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। साइनाइड भूल जाओ, मैं कुछ और ही बोल रही हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, लेकिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है। अब क्यों उसे कार्ब अमीनो बोलते हैं? क्योंकि CO2 बाइंड्स विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन। समझ रहे हो इतना? हम लोग जो अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, अमाइनो एसिड में सेंटर में एक कार्बन होता है, एक साइड में अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड में एसिड होता है COOH और यहाँ पर कोई भी चेन होती है R चेन।
तो यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड हुआ तो हम लोग उसे बोलेंगे कि अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड हुआ। ऑब्वियसली ये ग्लोबिन चेन के अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड है, उसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसका जो वो है रिएक्शन वो क्या होगा, Hb प्लस CO2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और ये बनेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक था डिसॉल्व फॉर्म, ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म बताया, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड बताया। एक बचा एस बाइकार्बोनेट, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक मैंने आपको दो समझाए ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हुए। अब जो डिसॉल्व फॉर्म है ना, ये वाला जो डिसॉल्व फॉर्म है कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने जैसे ऑक्सीजन पढ़ा था, ऑक्सीजन डिसॉल्व, बहुत फंबल हो रहा है, वापस सुनो। ऑक्सीजन अगर डिसॉल्व फॉर्म में है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, प्लाज्मा के अंदर। ऑक्सीजन प्लाज्मा, यहाँ मैंने बताया 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो भी प्लाज्मा में ही होगा, बाउंड विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कैसे करेंगे, हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी के अंदर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है तो उसे कहाँ जाना होगा, आरबीसी के अंदर। तो ये वाला जो है ये आरबीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। एस बाइकार्बोनेट की बात करूं तो वो होगा प्लाज्मा। ये आपको अभी याद रखना है। क्यों अभी याद रखना है कि इसकी डिटेल मैं आगे जब बताऊंगी कि कैसे एस बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब मैं आपको बताऊंगी कि प्लाज्मा में कैसे हो रहा है। आपको वो प्लाज्मा और आरबीसी तो समझ में आ गया। अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सिर्फ 20% ही है, बाकी सारा ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, एस बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा में जा रहा है, एस डिसॉल्व फॉर्म भी प्लाज्मा में जा रहा है। तो अल्टीमेटली ज्यादा ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, इन प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट या एस बाइकार्बोनेट, वो सबसे मैक्सिमम है। तो अब ये क्योंकि इतना आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाहती हूँ। और आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है पर कोई बात नहीं, चलो हम चला लेंगे, है ना। ये हमारा ब्लड वेसल है और ये हमारी आरबीसी है, नहीं है आरबीसी है, रुक जाओ। मुझे भी थोड़ी जगह चाहिए। ये हम लोग करेंगे सबसे पहले एट टिश्यू लेवल। ओके, टिश्यू लेवल है तो यहाँ नीचे टिश्यू भी बनाना पड़ेगा, तो टिश्यू बना लो। चलो मेरे साथ साथ आप भी बनाओ। अब देखो मैंने कभी ऐसे पढ़ाया नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ऐसे वियर्ड तो लग रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, चैप्टर भी खत्म करना है ना। चलो तो कहाँ थे हम, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टिश्यूज में से निकलेगा, इतना तो हमें पता ही है। जो ब्लड हमारे पास आ रहा है यहाँ से उसके अंदर, ओके चलो, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे पास उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95। ये मेरे लिए सवाल नहीं है, ये आपके लिए सवाल है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये 95 लग ही नहीं रहा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 45 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 40 है, सॉरी। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो गया यहाँ पे एज कंपेयर टू, तो थोड़ा सा भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या करेगा, टिश्यू तुरंत जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है सारी ब्लड को दे देगी और जो भी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड आया था
टिश्यूज तक वो ले लेगी। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। तो ये क्या हुआ, हमारे पास डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ, डिसोसिएशन। ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। डिसोसिएशन बोलेंगे इसे या क्या बोलेंगे। डिसोसिएशन के टाइम पे कौन सा इफेक्ट चलता है, बोर्स इफेक्ट। जहां पे क्या होगा कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ही पार्शियल प्रेशर, वो थोड़ा सा बढ़ गया टिश्यू के लेवल पे, और हीमोग्लोबिन क्या पसंद है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पसंद है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर फटाफट आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है फटाफट हीमोग्लोबिन उसे छोड़ देगा कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं बाइंड करना है, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। वो बहुत दूर था पहले क्योंकि उसकी पार्शियल प्रेशर कम थी, पर अब ज्यादा हो गई तो फटाफट ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो गया, यानी बोर्स इफेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आ रहा है वो देखना है हमें कि किस तरीके से वो अंदर आया। मैंने आपको 3 तरीके बताए कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। सबसे पहला तरीका है, मैंने आपको बताया डिसॉल्व फॉर्म में, तो ये है मैंने डिसॉल्व फॉर्म बनाया जो कि 7% था। दूसरा एक तरीका है जो अंदर आएगा आरबीसी के डायरेक्टली। अब ये वाला जो मैंने आपको बनाया है एरो, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड वाला नहीं है, ये है 70% वाला एस बाइकार्बोनेट। अभी सिर्फ इतना समझो। तीसरा एक मैं एरो बनाऊंगी एस हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो वो 25% होगा, हम 23 मान लेते। चलो समझे इतना। क्या किया मैंने, 3 एरो बना दिया आपको बताने के लिए 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर घुसना है। चलो अब हम घुसाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर। सबसे पहला मैंने आपको बताया 7% एज डिसॉल्व फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड आया अंदर प्लाज्मा के, उसने देखा कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, ये हमको पहले से पता है प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस चीज की है, पानी की। तो H2O के साथ कंबाइन किया इसने। H2O के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3, that is carbonic acid in the presence of carbonic anhydrous. Ca is carbonic anhydrous. तो ये अंदर आया प्लाज्मा के, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से H2CO3 बनाया इसने, कार्बोनिक एसिड। और फिर एसिड तो एसिड के जैसे रहेगा नहीं, वो तो तुरंत टूट जाएगा, तो H+ और HCO3- में टूट जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। CO2 H2 के साथ कंबाइन करेगा, H2CO3 बनाएगा। वो H2CO3 क्योंकि फटाफट एसिड है तो फटाफट टूट जाएगा, तो H+ और HCO3- में टूट जाएगा। अब मैंने बोला CO2 70% अंदर आएगा आरबीसी के, तो आरबीसी के अंदर भी तो पानी होगा ना कहीं, तो वो वाला पानी भी ले लेगा, H2O के साथ कंबाइन करेगा CO2, और फिर क्या बना देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की मदद से H2CO3। और क्योंकि एसिड ऐसे शांति से बैठ नहीं सकता, तो H+ और HCO3- में टूट जाएगा। सिंपल, डन। अब मैंने दोनों जगह सेम रिएक्शन लिखी। प्लाज्मा में भी मैंने लिखा कि H2CO3 बन रहा है, आरबीसी में भी मैंने लिखा H2CO3 बन रहा है, पर फिर क्यों मैंने 70% आरबीसी के अंदर भेजा, सिर्फ 7% मैंने बाहर रखा, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो आरबीसी में ज्यादा होता है। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर ज्यादा डाल जाता है, और इसी वजह से H2CO3 भी ज्यादा बनेगा। सिंपल, अगर एंजाइम ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज्यादा तो अंदर CO2 भी ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू बाहर। अब दोनों जगह H+ और HCO3- बन गए। सिंपल हो गया इतना, ठीक। अब हमें इस HCO3 और H+ का कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करते हैं, हम समझते हैं कि K+ और Na+ कहाँ होता है। K+ अंदर ज्यादा होता है कि बाहर, K+ अंदर ज्यादा होता है, Na+ बाहर ज्यादा होता है। इतना सिंपल है। अब Na+ जो है वो पॉजिटिव है, HCO3- नेगेटिव है, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे और क्या बनाएंगे,
NaHCO3, जो कि इस प्लाज्मा के अंदर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इस लाइन के बाहर बना दिया। तो ये प्लाज्मा के अंदर क्या बना, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तो इसका मतलब क्या, CO2 जो प्लाज्मा के अंदर आया था 7%, उसने पहले एसिड बनाया और देखा कि Na+ है यहाँ पे बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर Na+ ज्यादा होता है, इंट्रा सेलुलर K+ ज्यादा होता है, एक फैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए फटाफट उसने Na+ के साथ कंबाइन कर लिया। अब Na+ के साथ कंबाइन कर लिया तो क्या बना, NaHCO3 बना, समझे। अब क्या K+ के साथ मैं HCO3- कंबाइन करूंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। HCO3- और क्या अट्रैक्ट होता है, Na+ अट्रैक्ट होता है। अब बाहर जो प्लाज्मा है उसके अंदर सॉल्ट था NaCl, अब ये वाला जो NaCl है ना, उसका Na इस HCO3- को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या किया, HCO3- बाहर आ गया, Cl- अंदर आ गया, समझे इतना। HCO3- जो था वो बाहर Na+ के पास चला गया, K+ के साथ कंबाइन नहीं करेगा, इसे याद रखना, Na+ के साथ ही करेगा। तो NaHCO3 बनाएगा ये। अगर मैं, एक मिनट, बाहर चला जाएगा HCO3- Cl- अंदर आ जाएगा, तो HCO3 और Na क्या बनाएगा, NaHCO3, और ये Cl- अंदर आएगा, इसके साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा KCl, समझे। NaCl में से Cl- टूटा K+ के साथ जुड़ने के लिए, और HCO3- या Na+ के पास NaHCO3 बनाने के लिए। तो Cl- का अंदर आना और HCO3- का बाहर जाना, ये जो है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये नहीं समझ में आएगा, मैं साइड पे लिखती हूँ, इंपॉर्टेंट। HCO3- का बाहर जाना और Cl- का अंदर जाना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना। इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं समझ में आओ तो एक बार रिकैप दे देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ऐसे दिखने में थोड़ा हौच पौच लग रहा है, तो शायद कंफ्यूजन हो रही हो। चलो, ये Cl और K+ को साथ में जोड़ा हमने, और ये Na और HCO3- को साथ में जोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमने किया था CO2 को प्लाज्मा में लाके H2CO3 बना के उसको Na+ के साथ ज्वाइन किया, NaHCO3 बना, बाइकार्बोनेट बना। जो RBC के अंदर आया 70%, उसको भी हमने क्या किया, H2CO3 बनाया कार्बनिक एनाहाइड्रेस की मदद से, और फिर उसके बाद उसका HCO3- हम बाहर ले गए, और NaCl से Cl- हमने अंदर ले लिया। जो HCO3- बाहर गया, Cl- अंदर है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना, जिसकी वजह से जो Cl- है वो K+ के साथ ज्वाइन होकर KCl बना, और HCO3- बाहर NaHCO3 बना। तो अल्टीमेटली इन दोनों जो CO2 है, जो मैंने एज डिसॉल्व्ड फॉर्म और एज बाइकार्बोनेट भेजा अंदर, वो सब क्या बना रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट इन द प्लाज्मा। अब तुमको समझा, जब मैंने इनिशियली लिखा था कि यहाँ पर जो डिसॉल्व्ड फॉर्म है वो तो प्लाज्मा में हो रहा है, ठीक है, लेकिन एज बाइकार्बोनेट भी मैंने इधर प्लाज्मा में लिखा था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हम लोगों का जो बाइकार्बोनेट है उसका CO2 तो अंदर आ रहा है, पर जो HCO3- बाहर चला जा रहा है यहाँ पे, वो NaHCO3 बना रहा है, और वो NaHCO3 कहाँ बना रहा है, वो प्लाज्मा में बना रहा है, जस्ट लाइक ये वाला NaHCO3 जो यहाँ प्लाज्मा में बन रहा है। तो दो तरीके के हमारे हो गए NaHCO3 के साथ ट्रांसपोर्ट। तीसरा हमारे पास एक तरीका बच गया, विच इज हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। उससे पहले अगर आप रियलाइज करो तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, कि HCO3- को तो हम लोग ने भेज दिया है सोडियम के साथ, Cl- जो आया था उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया K+ के साथ, पर यहाँ पे H+ बहुत बढ़ गया, तो H+ का भी कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा, और वो ठिकाना कैसे लगाएंगे हम, हीमोग्लोबिन की मदद से।
तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, बफर की तरह एक्ट करता है। तो ये H प्लस है हमारे पास, H प्लस बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और बनाएगा HHB। व्हाट इज HHB? HHB इज हीमोग्लोबिनिक एसिड। H प्लस के साथ बाइंड किया हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ने क्या कैसा हुआ, इट विल एक्ट एज अ बफर। बफर क्यों? क्योंकि उसने एसिडिटी थोड़ी कम करी। और फिर बाद में ये जो CO2 आ रहा है यहाँ पे 23% से, वो वाला जो CO2 है वो इसके साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HHbCO2। सिंपल। 3 तरीके से हमने किए। सबसे पहला तरीका हमने NaHCO3 से किया। कहाँ से? ये वाला जो HCO3 माइनस है ना, वो वाला बाहर गया क्लोराइड शिफ्ट की मदद से। दूसरा हमने अगेन NaHCO3 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया इन प्लाज्मा 7%। तीसरा हमने हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ ट्रांसपोर्ट किया, जो कि एज अ बफर एक्ट किया, तो हमने हीमोग्लोबिनिक एसिड बोला, है तो हीमोग्लोबिन। और बनाया गया इसने कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो 3 तरीके से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आ गए इधर। अभी यहाँ से कहाँ जाएगा ये? एल्वियोलाई में। तो नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? एल्वियोलाई। चलो एल्वियोलाई के लेवल पे क्या है? ये हमारी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? PO2 इज 104 एंड PCO2 इज 40। ये सब रिवीजन चल रहा है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये सब। इधर भी हमको ब्लड वेसल तो बनानी ही पड़ेगी सीधी। मिनट ज्यादा लग रहा है ये। ओके, अब हमको क्या करना है ना, इधर जो भी चीज हम लोग ने टिश्यू लेवल पे करी थी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम करेंगे एल्वियोलाई के लेवल पे। इसका मतलब क्या? हम शुरू करते हैं हीमोग्लोबिन, जहां हमने खत्म किया था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन पे, वहीं से शुरू करते हैं। तो नीचे से आए हम लोग टिश्यू से हमारे एल्वियोलाई पे। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में है? HHbCO2। तो HHbCO2 जो है वो ब्रेक करेगा HHb, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं H प्लस प्लस हीमोग्लोबिन प्लस CO2। पहला CO2 हमें मिल गया। कौन सा CO2 है ये? जो हम लोगों का ट्रांसफर हुआ था कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। अब ये CO2 क्या करेगा? ये CO2 बाहर चला जाएगा एल्वियोलाई के अंदर, और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? HbO2 बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा नीचे टिश्यू पे, वापस डिसोसिएशन होगा। मतलब ये वाली जो जगह क्या है? एसोसिएशन वाली जगह है। एल्वियोलाई पे एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया और हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड किया? ऑक्सीजन बाइंड किया। ये पहला हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा किस फॉर्म में आया था हमारे पास? सब कुछ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में इनसाइड द प्लाज्मा। कितना? 70% उसका क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट वाला, और 7% डिसॉल्व फॉर्म वाला। ये सब हमारे पास प्लाज्मा में NaHCO3 के फॉर्म में आया, CO3 नॉट CO2। अब ये क्या करेगा? Na प्लस छुट्टा पड़ेगा और HCO3 माइनस छुट्टा पड़ेगा। HCO3 माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा, सारे नहीं थोड़े से, और थोड़े बाहर रहेंगे। ऑब्वियसली वहां पर भी थोड़े से बाहर रहे थे, थोड़े अंदर गए थे। अब जो रिएक्शन होंगे वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे। HCO3 माइनस का क्या किया था हमने? मतलब HCO3 माइनस कैसे बना था? H प्लस के साथ कंबाइन करो। ये H प्लस कहाँ से आया? ये हीमोग्लोबिनिक एसिड से। तो क्या बनेगा ये? H2CO3। ये भी कार्बोनिक एसिड की मदद से।
H2CO3 आगे क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारे पास, समझे। इसमें भी सेम HCO3 माइनस है, वो H प्लस के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा H2CO3, और ये H2O प्लस CO2, ये सब इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये तीसरा CO2 भी हमारे पास आ गया। 3 CO2 मिल गए हमें, 3 लेके गए थे, 3 CO2 मिल गए। अब कुछ चीजें हैं जो बची हुई है। क्या चीजें हैं, और यहाँ पर हम लोग ने KCl बनाया था, अगर आपको याद हो तो। क्यों KCl बनाया था, क्योंकि हम लोग ने HCO3 माइनस को बाहर भेजा था, क्लोरीन को अंदर भेजा था। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो मैं ये HCO3 माइनस को तो यहाँ अंदर ले आई, पर लेकिन मैंने उसकी जगह किसी को बाहर भेजा ही नहीं, जो कि गलत है। तो यहाँ Cl माइनस को मैं इधर बाहर भेजूंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, कुछ दिमाग लगाना चाहते हो, इसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। सिंपल, वहां क्या किया था, क्लोराइड शिफ्ट किया था, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कर देंगे। HCO3 माइनस अंदर गया, और KCl में से Cl माइनस बाहर आया, तो ये हो गया क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, समझे। तो अब हमारे पास 3 तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए। सबसे पहला जो हम लोग ने हीमोग्लोबिनिक एसिड की मदद से बनाया था वो, दूसरा जो हम लोग ने बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बनाया था वो, तीसरा जो हम लोग ने डिसॉल्व फॉर्म में लेके गए थे, तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ये थी हमारी सिंपल सी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यहीं पे खत्म होती है, और कुछ ज्यादा है ही नहीं। अगर एक चीज और खाली मैं बताना चाहती हूँ, एक कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज हेल्डेन्स इफेक्ट। हेल्डेन्स इफेक्ट क्या होता है, हम लोग ने जो डिसोसिएशन था वहां पे क्या पढ़ा हम लोग ने, वहां पे बोर्स इफेक्ट होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे, यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे होता है हेल्डेन्स इफेक्ट। हेल्डेन्स इफेक्ट के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी बात जान लो, यहाँ पर जिधर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है और वो बाहर जा रहा होता है, तो इस यहाँ पर इस जगह पे होता है हेल्डेन्स इफेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, हेल्डेन्स इफेक्ट क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन, आई मीन ऑक्सीजन का एसोसिएशन होने वाला था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वाला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो गई है, तो उसका जो बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन जो अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। सेम जैसे हमने बोर्स में किया था कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो हो रहा है वो बोर्स इफेक्ट, डिसोसिएशन यानी टिश्यू लेवल, बोर्स इफेक्ट क्या, ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है अंदर। अब बोर्स इफेक्ट में एक और चीज हम लोग ने पढ़ी थी कि बीपीजीपी ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहां पर भी डिसोसिएशन होता है। याद है तुम लोगों को, मैंने वहां पे बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बहुत पहले मैंने 1-2 लेक्चर हो गए उसके पहले बताया था। तो अब मैंने वहां पर भी आपको एक और चीज बताई थी कि जहां पर भी मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है इसलिए डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहां पे आप लिख दो पीएच भी कम हो रहा है। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बताया था वो मैंने बोला था आगे बताऊंगी, जो मैं अभी बताऊंगी। देखो जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वहां पर इधर H+ बन रहा है, समझ रहे हो तुम। तो ये जो H+ बन रहा है इसकी वजह से ये एसिडिटी हो रही है, इसी वजह से pH कम हो रहा है। तो जहां पर भी हम डिसोसिएशन करते हैं कि बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है डिसोसिएशन कर दो, वहां pH भी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि H+ इसकी वजह से ज्यादा होता है, जहां CO2 होता है वहां H+ बनता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब 1 या 2 लाइन में अगर मेरे को आपको रिकैप देना हो तो आपकी समरी ये रही, 3 तरीके से होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपको मतलब देखो पूरा लेक्चर समझना है, क्या आज लेक्चर से हमको क्या सीखने मिला, तो हमें ये सीखने मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है ट्रांसपोर्ट वो 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, दूसरा होता है हीमोग्लोबिन के साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में, तीसरा जो होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। अब मैं टिश्यू लेवल पे लेके गई अगर आरबीसी को, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से अंदर आएगा। सबसे पहला तरीका जो अंदर आएगा वो है 7% डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड जो है वो Na के साथ कंबाइन करेगा तो NaHCO3 बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट।
दूसरा मैंने बोला था कि एस बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके लिए CO2 कहाँ जाएगा, CO2 RBC के अंदर जाएगा और वो अगेन कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना के जो HCO3- है वो बाहर चला जाएगा और NaCl में से Cl- अंदर आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये जो क्लोराइड शिफ्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमेनन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बाहर क्या बन गया, HCO3- और Na+ कंबाइन करके NaHCO3 बन गया, तो दो तरीके से कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तीसरा जो मैंने बोला हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, अब सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं, हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने बफर एक्ट करके यहाँ पे H+ जो है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये बना हमारा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब यही जो सेम चीज है ये हम लोग अल्वियोलाई के लेवल पे जाके उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, जो हम लोग ने कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाया है उसे तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देंगे इधर, और फिर उसके बाद जो हम लोग ने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था उसे तोड़ देंगे, HCO3- अंदर, ये Cl- जो बना था ये बाहर, ये Cl- बाहर आएगा, तो फिर Cl- बाहर आएगा और HCO3- अंदर जाएगा, तो इसका मतलब रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। टिश्यू पे क्लोराइड शिफ्ट हुआ तो इसमें रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये HCO3- का सेम रिएक्शन उल्टा किया, H2CO3 बनाया, फिर उसके बाद H2 और CO2 बनाया, तो दोनों के CO2 हमें मिल गए, दोनों के CO2 कहाँ चले गए, बाहर चले गए, और ये जो हीमोग्लोबिन बच गया उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साइड बंद करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। यहाँ पे जो हो रहा है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन का के टाइम पे उसे हम लोग बोलते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। सिंपल यही है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, और दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल